नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीएजी के रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट दरअसल कोर्ट में पेंडिंग मामलों से संबंधित है और ये मामले सीबीआई से संबंधित है। तो आज के सेशन में इसी से संबंधित बातों की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि जो जनसंख्या और जजों का अनुपात होना चाहिए भारत में क्या है और साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों में क्या है, जो कोर्ट में मामले पेंडिंग रहते हैं उनका कारण क्या है और उनका समाधान क्या किया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप इसे पॉलिटी से रिलेट करके देखेंगे। आगे क्लास को बढ़ाने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों को देनी है। ज़रूरी सूचना कुछ इस प्रकार है कि संस्कृति आईएएस की तरफ से बीपीएससी के लिए बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जा रहा है और इस कोर्स में क्या कुछ सुविधाएं आपको मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, ये जो कोर्स है ये 4 सितंबर से 7 PM में शुरू हो रहा है। जो इसकी फ़ी है वो 50,000 नहीं बल्कि 25,000 रखी गई है डिस्काउंट के बाद। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप ईएमआई के द्वारा भुगतान करना चाह रहे हैं तो ये भी सुविधा है। यह बात समझनी ज़रूरी है कि हर किसी के पास एकमुश्त धनराशि नहीं होती है, तो इसलिए संस्थान की तरफ से ईएमआई की सुविधा दी गई है। 3 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं और फिर जब आप इस सुविधा का लाभ लेंगे तो फ़ी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि यह ऑनलाइन कोर्स है। कोर्स में शामिल कैसे होंगे और क्या-क्या बातें इसमें शामिल होंगी। 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। साथ ही साथ इसकी जो वैधता होगी, कोर्स शुरू होने से 1 वर्ष तक असीमित बार देखने की सुविधा आप लोगों को दी जा रही है। साथ ही साथ प्रतिदिन 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास होंगी और क्लास के साथ साथ टेस्ट भी होंगी। टेस्ट के अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विषय या खंड कह लीजिए, खंड के अनुसार आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी और दुरुस्त हो सके अर्थात बेहतर हो सके। तो इससे संबंधित बातों को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है इसको देख लेते हैं। तो मोर देन 6,800 करप्शन केस प्रूव्ड, अर्थात सीबीआई के द्वारा प्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पर लिखा भी गया है बाय सीबीआई पेंडिंग ट्रायल इन कोर्ट, लेकिन ये मामले अभी कोर्ट में पेंडिंग हैं। 313 फॉर ओवर 20 ईयर ऐसे मामले हैं जो लगभग 20 वर्ष से पेंडिंग हैं और सीवीसी की रिपोर्ट में ये बातें बताई गई हैं। इन बातों को समझने के बाद अब यहाँ पर देख लें क्या कुछ बातें चर्चा में इसलिए है कि सीबीसी ने वर्ष 2022 की एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इतने मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं। संबंधित मामले अर्थात ये मामले किससे संबंधित है, किस अपराध से, तो ये बताया गया है कि भ्रष्टाचार से संबंधित ये मामले हैं। सीबीआई द्वारा जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी इन मामलों में जो इतने मामले हैं अभी तक डिसीजन नहीं आया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि साल 2022 में सीबीआई की जो केस डायरी है उस केस डायरी में क्या कुछ बातें हमें देखने और समझने को मिलती हैं। सीबीआई के पास 692 केस पेंडिंग है। यह 31 दिसंबर 2022 तक का डेटा है जो सीबीआई के पास जो उसकी डायरी है उसमें बताया गया है। 692 जो मामले हैं सीबीआई द्वारा जांच करना था और साथ ही साथ 5 वर्ष पूर्व की बात किया जाए, जांच शुरू हो चुका है 42 मामलों में। साथ ही सीबीआई का जो मामला है 1 साल के भीतर जांच करना आवश्यक है। अगर कोई मामला आता है सीबीआई के पास, चाहे वो कोर्ट के द्वारा दिया जाए या राज्यों के द्वारा वो मामला दिया जाए, सरकार के द्वारा दिया जाए, अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो इसमें कंपलसरी है कि सीबीआई 1 वर्ष के भीतर उन मामलों की जांच करेगी। जो यहाँ पर बताया गया कि 42 मामले ऐसे हैं जो 5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, फिर भी उसमें जांच पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो 1 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है उसकी अवहेलना हो रही है। वर्ष 2022 में जो दर्ज कुल केस हैं वो 946 हैं। जो रेगुलर केस हैं वो 829 हैं। साथ ही साथ जो प्राइमरी इंक्वायरी केस है वो 117 हैं। ठीक।
तो इन बातों को समझने के बाद अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अदालतों के आदेश, जांच की बात की जा रही है तो आदेश दिए गए हैं, इनमें से अर्थात 946 मामलों में से केवल 107 पर राज्य सरकारों द्वारा जो सीबीआई को मामले भेजे गए हैं, अगर कोई ऐसा मामला आता है तो राज्य सरकार भी अपील करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उन मामलों में जो सीबीआई जांच होती है तो ये मामला कितना है, तो 30 है। रिश्वतखोरी से जो संबंधित मामले हैं, केस ट्रैप, वो 163 है। साथ ही साथ आय से ज्यादा संपत्ति के 46 मामले हैं। साथ ही 2022 में सीबीआई द्वारा जांच 905 मामलों की पूरी कर ली गई है और इसमें से जो रेगुलर मामले हैं अर्थात 905 में से 819 जो मामले हैं ये रेगुलर मामले हैं, रेगुलर बेस पर इन पर कार्य चलता रहता है। 86 इसमें से प्राइमरी इंक्वायरी वाले केस हैं। सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ जो केस दर्ज हैं वो 71 हैं, जिन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि केवल बाहर के मामले ही नहीं हैं, बल्कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन पर भी मामले हैं और उनकी अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है, निर्णय नहीं आया है। कोर्ट में पेंडिंग सीबीआई के केस की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2039 केस 10 से 20 साल से ये लंबित हैं। साथ ही साथ 2324 केस वो 5 से 10 साल से लंबित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि 1323 जो केस हैं वो 3 साल से कम समय से पेंडिंग हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 842 केस हैं वो 3 से लेकर के 5 वर्ष से वो पेंडिंग हैं। तो अपने आप में ये बता रहा है कि ये जो केस पेंडिंग है वो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय को बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बातें, जांच में देरी का कारण क्या है ये समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार जब मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आ जाते हैं जिसमें आपको कारणों को स्पष्ट करना होता है और उसके समाधान की बात की जाती है कि कैसे इन मामलों में और तीव्रता लाई जा सकती है अर्थात जांच के मामले में। तो इससे संबंधित देखिए, जांच में देरी का कारण ये है कि जो न्यायालय हैं और सीबीआई की भी बात कर लें तो उनके पास कार्यभार ज़्यादा है अर्थात मानव संसाधन कम है, उनके पास जो के पेंडिंग मामले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर अधिकारियों की कमी देखी जा रही है। सीबीआई के जो कुल पोस्ट हैं वो इतने हैं, 2795 हैं, जिसमें से केवल 5600 पोस्टिंग हुई है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1695 पद खाली हैं। तो ये जो खाली पद हैं उनका भी कार्यभार, ये जो अभी हमारे पास स्ट्रेंथ है उस पर आ गई है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे मामलों में फिर जो 1 वर्ष की समयावधि निर्धारित की जाती है उस समयावधि का पालन नहीं किया जा सकता। मामले पेंडिंग होंगे और जो केस लंबित हैं न्यायालय में वो भी लंबित होते रहेंगे। गवाहों का पता लगाने में समय लगता है अर्थात अगर कोई गवाह है तो क्या कुछ उसका स्टेटस है और कैसे हम उसकी गवाही ले सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जो गवाह होता है वो मुकर जाता है या अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है ताकि इस तरह के मामले में वो न फंसे और उसकी जो दैनिक दिनचर्या है वो प्रभावित ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सीबीआई है, सीबीआई के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि सीबीआई से संबंधित मामला है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सरकार का खर्च अनुमान से अधिक हो गया था, उन मामलों की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि इसमें ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। उस मामले की जांच के लिए 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा और फिर उसके बाद 1963 में गृह मंत्रालय ने एसपीई का नाम बदल करके सीबीआई कर दिया था। इसके फाउंडर डायरेक्टर डीपी कोहली को बनाया गया था, अर्थात पहले की बात की जा रही है। यह एजेंसी जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है और उसी के तहत ये कार्य करती है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली एजेंसी बनाई गई थी। 1980 के दशक की बात किया जाए तो शुरुआत में इसे अन्य अपराधों की जांच का कार्य सौंपा जाने लगा सरकार के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि 1987 में इसमें 2 ब्रांच शामिल किए गए, जिसे कहा जाता है एंटी करप्शन डिवीजन और स्पेशल क्राइम डिवीजन। इसके दो कह सकते हैं कि विंग बनाई गई। साथ ही साथ केस ज़्यादा पेचीदा या विवादित हो तो राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करती है। इसके बाद केंद्र की अनुमति मिलने पर
चूंकि केंद्र के अधीन है तो केंद्र की अनुमति मिलने के बाद उन मामलों की जांच शुरू करती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी किसी मामले अगर लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा तथ्य छिपा हुआ है जिसकी जानकारी होनी चाहिए या वो तथ्य सामने आना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई मामला लंबित है तो ये कोर्ट इनको सौंप सकते हैं कि इस मामले की जांच की जाए। तो अगर ऐसा होता है, जांच सौंप सकते हैं, तब सरकार की अनुमति ज़रूरी नहीं होती है। चूंकि कोर्ट का मामला है तो इसलिए सरकार की अनुमति यहाँ पर नहीं होती। साथ ही ये पुलिस सबसे बड़ी जांच एजेंसी है भारत की। यह ऑफिशियल इंटरपोल यूनिट के तौर पर भी काम करती है। साथ ही किसी केस में इंटरपोल या इंटरपोल, जब ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है तो इंटरपोल या इसके सदस्य आग्रह करें तो जांच सीबीआई भी करती है। साथ ही सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की जब बात आती है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो नियुक्ति एक कमेटी करती है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी सिफारिश किया गया कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, अर्थात जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा अगर किसी व्यक्ति की सिफारिश की गई है तो वो भी इसमें हो सकते हैं। उनके द्वारा इनकी नियुक्ति में जो योगदान दिया जाता है वो दिया जा सकता है। सीबीआई के डायरेक्टर को पहले केंद्र सरकार जब चाहे हटा सकती थी, लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इनका कार्यकाल कम से कम 2 साल कर दिया। सीबीआई की कोई खास वर्दी नहीं होती, अगर वर्दी होगी तो फिर पहले ही इनके बारे में पता चल जाएगा कि ये सीबीआई है या उससे संबंधित लोग हैं, तो फिर जांच प्रभावित हो सकती है। बहरहाल इन बातों को समझने के बाद भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है उनको देख लेते हैं। तो पिरामिड नुमा संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पिरामिड नुमा संरचना का मतलब ये है कि यहाँ पर टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर यहाँ पर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद यहाँ पर जिला और उसके अधीनस्थ न्यायालय आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप कह लीजिए, और यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो देखिए अधीनस्थ अदालतें, ये अदालतें तहसील और जिला स्तर पर होती हैं। सिविल और क्राइम से संबंधित जो शुरुआती मामले होते हैं उन मामलों को ये देखती हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए जिला अदालत, जिले में आने वाले मामलों को ये देखती हैं और निचली अदालतों के खिलाफ अर्थात इनके द्वारा जो फैसला दिया गया है उन फैसलों की भी ये अपील, उन फैसलों के खिलाफ अगर कोई अपील की गई है तो उनकी ये सुनवाई करती हैं। गंभीर आपराधिक जो मामले हैं उनको भी देखती हैं। हाईकोर्ट की बात की जाए तो फिर उसके ऊपर आप चले जाएंगे, निचली अदालतों के फैसले जो आए हैं उनके खिलाफ जो अपील किया गया है उन अपीलों पर विचार करती हैं। मूलभूत जो संवैधानिक अधिकारों के मामले हैं उनको भी देखती हैं, आर्टिकल 226। साथ ही 32 की बात किया जाए तो 32 के तहत आप देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इसी से संबंधित निचली अदालतों पर जो नियंत्रण संबंधित प्रशासनिक काम है उन सभी कार्यों को हाई कोर्ट देखता है, अर्थात इन पर और इन पर। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये यहाँ पर उल्टा बनाया गया है, इसी को आप सीधा कर सकते हैं, अर्थात पिरामिड नुमा संरचना को आप देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो देश की सभी तरह की कोर्ट इससे संबंध और इसके नियंत्रण में होती हैं। साथ ही निचली अदालतों के जो फैसले होते हैं इन सभी अदालतों की उन सभी अदालतों के खिलाफ अपील की सुनवाई करती है। साथ ही साथ किसी भी कोर्ट के मामले को अपने पास ट्रांसफ़र करने का अधिकार भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के केसों को ट्रांसफ़र कर सकती है खुद संज्ञान लेकर के, अर्थात जिसे स्वमोटो भी कहते हैं या स्वतः संज्ञान कहते हैं। खुद संज्ञान लेकर कोई मामला अगर इनको लगता है कि सुनना चाहिए तो उन मामलों की सुनवाई करती हैं। PIL जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, हिंदी में जनहित याचिका कहा जाता है, उन सभी मामलों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट करती है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। इन बातों को समझने के साथ साथ अब यहाँ पर बात आती है कितने मामले लंबित हैं, किन अदालतों में कितने मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हमने बात की पिरामिड नुमा संरचना, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले लंबित है, ठीक है। इसके साथ साथ हाईकोर्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर लाख में ये मामले यहाँ पर लंबित हैं, और जो जिला तालुका अदालतें हैं इतने करोड़ मामले लंबित हैं। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे नंबर सबसे ज़्यादा है, बाकी ऊपर जाकर के मामला थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद यहाँ और यहाँ से
बहुत कम ही ऐसे मामले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। इन बातों को समझने के साथ साथ कुछ और बातें यहाँ पर बताया गया है कि जो निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग हैं, उनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस की बात किया जाए तो 3.25 करोड़ है। 71% जो मामले हैं वो 5 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, अर्थात अभी वो लगातार चल रहे हैं। साथ ही सिविल केस की बात की जाए तो यहाँ पर जब क्रिमिनल की बात की जा रही है कि क्रिमिनल केस ऐसे जैसे किसी ने किसी को मार दिया, थप्पड़ मार दिया, या फिर कुछ ऐसा मामला है किसी की हत्या हो गई, तो उसको क्रिमिनल। अगर शादी विवाह तलाक इससे संबंधित या गुजारा भत्ता विरासत इत्यादि से संबंधित जो मामले हैं उनको सिविल मामले का एक कहे जाते हैं या कहा जाता है। इससे संबंधित 1.09 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, अर्थात 73% मामलों की बात करें तो यह 5 साल से पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कितने समय से लंबित है मामले, तो अदालतों में सालों से पेंडिंग मामले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट्स की बात की जा रही है, जिला अदालतों की बात की जा रही है। तो 0 से लेकर के 1 साल तक के मामले जो हैं वह 10.34 लाख मामले पेंडिंग हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट की बात की जा रही है, हाई कोर्ट्स मतलब देश के सभी हाई कोर्ट। 1 से लेकर के 3 साल के मामले कितने हैं, तो 9.48 लाख मामले हैं। 3 से लेकर के 5 साल के जो मामले हैं वह 11.24 लाख हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 से लेकर के 10 साल के जो मामले हैं 14.37 लाख हैं। 10 से लेकर के 20 साल के जो मामले हैं 11.38 लाख मामले हैं। 20 से लेकर के 30 साल तक के भी मामले पेंडिंग है और इनकी संख्या 2.21 लाख है। साथ ही 30 साल से जो ऊपर के मामले हैं वह आप देखेंगे यहाँ पर 0.73 लाख है। जिला तालुका की बात करें तो यहाँ पर जो मामले हैं वो 1.11 करोड़ हैं। और यही बात की जा रही है कि ये जो ईयर है आप उसी ईयर के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 0 से लेकर के 1 साल तक के मामले यहाँ पर करोड़ में है, 1.11 करोड़। यहाँ पर 1 से लेकर के 3 साल तक के मामले कितने हैं, 1.10 करोड़ है। और 3 से लेकर के 5 साल तक के मामले जिला जो तालुका हैं वहाँ पर 85.33 लाख हैं। साथ ही साथ 5 से 10 साल के जो मामले हैं वो 81.78 लाख हैं। 10 से 20 साल की बात की जाए तो 35.03 लाख हैं। 20 से लेकर के 30 साल के जो मामले हैं वो 5.61 लाख हैं। और 30 साल से ज़्यादा के जो मामले हैं वह 1.15 लाख हैं यहाँ पर। तो ये जो मामले हैं इन मामलों को देखा कि हमने कितने कहाँ पर और कितने वर्ष के मामले हैं। हाईकोर्ट में 10 साल से सबसे ज़्यादा लंबित मामलों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो आप ये आंकड़ा देख रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में इतना दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में देखेंगे राजस्थान कोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, पंजाब और राजस्थान हाईकोर्ट में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में और उड़ीसा हाईकोर्ट में ये मामले इतने लंबित है। आपको दिखाई दे रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं। इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो अदालतें हैं लंबित मामलों का कारण क्या है। स्वाभाविक सी बात है, कारण समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, अगर देर से न्याय मिल रहा है तो वो न्याय न्याय नहीं होता। लगातार इस फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझना ज़रूरी है। तो पर्याप्त संख्या में जजों और न्यायिक जो अफसर हैं उनका न होना, भारत के संदर्भ में इन बातों को समझना ज़रूरी है कि भारत में जो जज और जनसंख्या रेशियो है, आप जनसंख्या और जजेज रेशियो भी कह सकते हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत में महज 21 जज हैं। और भारत में जो मानक है वो यह है कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जज होने चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि आंकड़ा कम है, अर्थात जो न्यायपालिका हैं उसमें जो मामले पेंडिंग हो रहे हैं वो जजों की कमी, आप मानव संसाधन भी कह सकते हैं कि मानव संसाधन की कमी की वजह से ये मामला पेंडिंग हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जो एवरेज जो केस को सॉल्व करने का समय लगता है वो 30 महीने तक लग जाता है। और जो
आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे की बात करें जो 2018-19 में उस प्रकाशित हुआ था, उसमें क्या कुछ बातें बताई गई थी। ये कहा गया था कि जो यूरोपीय यूनियन है या वो देश हैं तो उनमें जो मामले हैं उनको निपटाने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय लगता है, लेकिन भारत में यही मामला जब देखने को मिलता है तो कम से कम 30 महीने लगते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए, पर्याप्त जजों और न्यायिक अफसरों का न होना अर्थात कमी है, कर्मचारियों की कमी है और जो कोर्ट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। इसकी वजह से जो सुनवाई है वो तीव्र नहीं हो पाती है, तेज नहीं हो पाती है। साक्ष्यों को जुटाने में समय लगता है और कई बार जो पुलिस है, पुलिस वहाँ पर उपस्थित नहीं होती है और जो उसे विवेचना करके और बाकी जो साक्ष्य जुटा करके कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करना था, उसमें दिक्कत आती है, उसमें देरी होती है। इस वजह से भी ये मामले पेंडिंग होते हैं। कई बार जो उसमें विटनेस होते हैं, विटनेस समय पर नहीं आते हैं, विटनेस कहीं और होते हैं और विटनेस कोर्ट में जाने से भी डरते हैं। कुछ विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो मामले हैं, पेंडिंग मामले, ये लगातार बढ़ते रहते हैं। निपटान की बात करें तो निर्धारित समय पर नहीं हो पाता है, अर्थात समय सीमा की कमी है। यह निर्धारित नहीं किया गया है कि आपको कब तक पूरा कर लेना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ये इसका समय सीमा का पालन नहीं हो पाता, तो ये तो सामान्य न्यायालयों की बात की जा रही है। बार-बार सुनवाई को टाल दिया जाता है, कभी वकील समय पर उपस्थित नहीं होता, तो कभी जज साहब नहीं होते। जज साहब आए और कुछ मामले सुने और उसके बाद चले गए, उनकी रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये समस्या है। लंबित मामलों की बात करें तो ट्रैकिंग व्यवस्था की कमी है कि कितने मामले कहाँ पर, कब से और क्यों पेंडिंग हैं। ट्रैकिंग नहीं हो पाती। अपेक्षित सहयोग की भी कमी देखने को मिलती है कि जो जांच एजेंसियां हैं कई बार कोऑपरेट नहीं करती हैं और कोऑपरेट इसलिए भी नहीं करती हैं क्योंकि अगर रसूखदार व्यक्ति है तो वो एजेंसी के जो लोग हैं, हेड हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को जितना टाला जा सकता है, जितना लंबित किया जा सकता है, उस मामले को लंबित कर दिया जाए। जो राजनीतिक चेहरा है वो तो इस मामले में माहिर है और इसको टालने की हर संभव कोशिश करता है। तो यहाँ पर जांच एजेंसियां और जो गवाह हैं उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है। जो वादी हैं और प्रतिवादी हैं, वादी के संदर्भ में अर्थात जिसने किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में गुहार लगाई है उसकी बात की जा रही है। जो अन्य हितधारक हैं वो अपेक्षित सहयोग नहीं करते हैं। एक बार केस कर दिया, केस करने के बाद वो फिर पीछे हट जाते हैं, फिर उस केस में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं और जब ये मामले आते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसमें अपेक्षित सहयोग के अभाव में कार्यवाही सही समय पर नहीं हो पाती। इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर देखना यह भी ज़रूरी है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट क्या बताती है कि इतने जो मामले हैं वकीलों की पेशी नहीं हुई, अर्थात वकील उन सभी मामलों में देख रहे हैं 61,57,268 मामले जिसमें वकील पेश नहीं हुए, वकील की पेशी नहीं हुई। आपके तरफ से जिरह करेगा कौन? उसी के माध्यम से करना है। 8,82,000 मामलों की बात किया जाए तो कोर्ट नहीं आए। इन मामलों में जो कोर्ट है, कोर्ट में ही नहीं आए मामले। कोर्ट में नहीं आने का मतलब यहाँ पर न्यायालय की बात की जा रही है कि ये नहीं आ पाया। सबसे ज़्यादा जो लंबित मामले हैं, केंद्रीय मंत्रालयों का एक पक्ष होना इसमें देखा जाता है कि अगर किसी मामले में जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनको दोषी ठहराया गया है या दोष साबित किया गया है, दोषी के रूप में या आरोप लगाया गया है, साबित नहीं आरोप लगाया गया है, तो वो देखा गया है कि ये सहयोग नहीं करते। अब मंत्रालय को तो आप जाकर के कह नहीं सकते, मंत्रालय की अपनी मर्जी है, जब चाहे वो जाए, जब चाहे वो न जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो समस्या है वो समस्या जटिल है। अदालतों में लंबित मामलों में लगने वाले समय की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि यूरोपीय यूनियन देशों में या यूरोपीय देशों में जो समय लगता है महज 6 महीने, हमारे यहाँ 30 माह का समय लगता है। ये एवरेज है, ठीक है। दक्ष संस्था की बात किया जाए तो दक्ष संस्था एक है। यह एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित किया है। अध्ययन रिपोर्ट यह कब किया है तो 2016 का अध्ययन में ये कहा गया है कि जो लंबित मामले हैं उनमें लगने वाले जो समय हैं वो बताया गया है कि 40 लाख से ज़्यादा मामलों पर इन्होंने अध्ययन किया और फिर उन्होंने रिपोर्ट में अपना अनुमान दिया कि क्या क्या इसमें हो सकता है। तो इनका कहना है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें 6 वर्ष का समय लग सकता है अगर कोई मामला गया तो, और फिर ये कहना है कि हाई कोर्ट में अगर गया तो 3 वर्ष 1 माह तक ये मामला
पेंडिंग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गया तो यहाँ सबसे ज़्यादा पेंडिंग होने के मामले हो सकते हैं या देखे जा सकते हैं, अर्थात 13 वर्ष का समय लग सकता है। अब जो मैंने आपसे कहा कि जो अनुपात है, भारत में अनुपात क्या होना चाहिए और कितना है, तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 100 न्यायाधीश अमेरिका में देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम में, तो प्रति 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीश वहां पर मानक हैं। भारत में भी वही स्थिति है, लेकिन अभी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो महज 10 लाख की आबादी पर 21 न्यायाधीश हैं। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन सभी बातों को हमने समझा, और साथ ही साथ अब यहाँ पर देख लें कि लंबित मामले जो हैं आवश्यक सुधार कैसे किया जा सकता है। अनुपात सही करना, किसका अनुपात? तो जनसंख्या और जजों का अनुपात है, हम उसे सही कर सकते हैं। लॉ कमीशन की जो 120वीं रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि आवश्यकता इस बात की है कि हर 10 लाख लोगों पर 50 जज होने चाहिए। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। साथ ही साथ स्थापना की बात करें तो यह भी कहा गया था इस 120वीं रिपोर्ट में कि हमें लोक अदालतों की और ग्राम न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे इन मामलों को प्रारंभिक चरण में ही सुलह समझौते या जो भी समाधान हो सकता है उन मामलों का समाधान कर दिया जाए, जिससे पेंडिंग केसेस जो हैं, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस वो ना बढ़े, अदालतों पर बर्डन ना पड़े और समय पर हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। यहाँ पर बताया गया टॉप 5 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, लिटिगेशन की बात की जा रही है, तो देखिए किससे किससे संबंधित है। यहाँ पर फाइनेंस से संबंधित है, लेबर से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है, डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है, होम अफेयर से संबंधित है। तो अलग अलग ये मिनिस्ट्री से संबंधित मामले हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इतने नंबर ऑफ फाइनेंस से संबंधित सबसे ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेकर के कोर्ट में व्यक्ति जल्दी जाता है। ये मामले पेंडिंग है। फिर लेबर, अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो मामले हैं उनको हम लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ यहाँ पर बात किया जाए समय सीमा का निर्धारण करना। अगर हम समय सीमा का निर्धारण कर देते हैं कि इतने समय में सुनवाई इस केस की पूरी हो जानी चाहिए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर कुछ ऐसा मामला आता है, दुष्कर्म का मामला आता है, घरेलू हिंसा से संबंधित, महिलाओं से संबंधित मामले आते हैं, तो उन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। साथ ही साथ एक समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कई बार ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि उस निश्चित समय सीमा में कई बार ऐसा हो सकता है कि जो दोषी व्यक्ति है वो छूट जाए, जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सजा मिल जाए, क्योंकि उतने कम समय में पुलिस के पास भी जांच का समय नहीं है और पुलिस जांच करती है, विवेचना करती है। हर मामले में हम सीबीआई को नहीं लगा सकते, और सीबीआई को नहीं लगा सकते तो सीबीआई में भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी पदों का अभाव है। पदों का अभाव का मतलब वहाँ पर मानव संसाधन की कमी है। बहुत से पद ऐसे हैं, 1600 से अधिक पद खाली हैं। पुलिस में भी यही व्यवस्था है। पुलिस के पास भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अभी भी वो टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली नहीं हुए हैं। अगर टेक्नोलॉजी है भी, जांच का दायरा, जांच का जो तरीका है आज भी परंपरागत है। तो इस वजह से समय सीमा का निर्धारण करना भारत के संदर्भ में अभी मुश्किल है। लगातार आबादी बढ़ रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि हमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो है उसकी स्थापना करनी चाहिए। तो जो हमारे पास अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो संरचना है, अर्थात कॉलेजियम व्यवस्था, उसको लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है। एक एनजीएसी बनाया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड घोषित कर दिया था, अर्थात उसे गैर संवैधानिक करार दिया था और गैर संवैधानिक करार देते हुए उसको हटा दिया था कि इसके माध्यम से जजों की नियुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाएगा। और अगर राजनीतिक हस्तक्षेप जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में होती है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतंत्रता प्रभावित होगी और फिर न्याय नामक जो शब्द है अपने आप में वो प्रभावित हो जाएगा। तो अगर फंडामेंटल राइट की बात होती है जिसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो अगर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रहेगी तो जो फंडा है वो मेंटल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जजों की योग्यता और गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। कई बार ये देखने को मिलता है कि वो कोर्ट आते ज़रूर हैं, लेकिन 2-3 मामले देखे और देखने के बाद समय से पहले ही निकल जाते हैं।
चूँकि कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। हालाँकि एआई का प्रयोग किया जा रहा है, कुछ एप्लीकेशंस भी लाए गए हैं जिनके माध्यम से जो जज हैं या फिर जो वकील हैं, जो अगर कोई साक्ष्य है उसके जो सूक्ष्मतम पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। विचार करके और उन सबको देखा जा सकता है कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें कौन से तथ्य ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। साथ ही खंडपीठों की स्थापना की जा सकती है। खंडपीठ जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक अलग से खंडपीठ स्थापित कर दिया गया लखनऊ में, और यहाँ पर कुछ इस मामले को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है और उन मामलों की सुनवाई हो रही है। तो जो वर्डेन है, अर्थात आप कह सकते हैं कि कार्यों का विकेंद्रीकरण हो गया, और कार्यों के विकेंद्रीकरण होने से समय पर सुनवाई होगी और जो मामले पेंडिंग हैं वो नहीं हो पाएंगे। न्यायिक नियुक्तियों में जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव होता रहता है, क्योंकि किरण रिजिजू ने कहा था कि जो न्यायपालिका है वह कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से जजों की नियुक्ति कर रही है, लेकिन इसमें देरी देखने को मिलता है, पक्षपात देखने को मिलता है, पारदर्शिता नहीं है, इत्यादि बातें कही जाती हैं। फिलहाल इन्हीं सभी बातों को लेकर के एनजेएसी और जो हमारे पास अभी व्यवस्था है, कॉलेजियम व्यवस्था, उसको लेकर के टकराव चलता रहता है और इसकी बातें लगातार होती रहती हैं। आप लोगों ने इसे देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो न्यायिक नियुक्ति में जो टकराव हो रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य, इसे कम करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में हम और प्रगति कर सकें। इन बातों को समझने के साथ अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए अगर देरी होती है तो उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों मोर्चों पर नुकसान होता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो निर्दोष है, किसी व्यक्ति ने उस पर एफआईआर कर दिया है और वो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में चला गया। उसके बाद अगर वो परिवार का इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो कमाने वाला है, स्वाभाविक सी बात है उसके परिवार का भरण पोषण और जो भी सोशल या सामाजिक अवसंरचना या सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी उस व्यक्ति के द्वारा, अब वो सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो वो जो गरीबी का दुष्चक्र है वो शुरू रहता है, अर्थात चलता रहता है। तो इससे सामाजिक समस्याएं कई तरह की उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के पास जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती, तो फिर उसका विभत्स रूप देखने को मिलता है, अर्थात क्षोभ देखने को मिलता है, और कई बार समाज में असंतोष के रूप में जो आप कह सकते हैं प्रशासन के खिलाफ असंतोष के रूप में वो बाहर आता है। तो इससे समाज में, जो सिविलाइज समाज है, उसमें एक असंतुलन देखने को मिलता है जो ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के सामने समस्या होती है, धार्मिक टकराव बढ़ते हैं। धार्मिक टकराव के साथ साथ राजनीतिक आर्थिक प्रभाव, जो एक मानव संसाधन है जो अपनी जीडीपी में भी योगदान कर सकता था, जीडीपी के अलावा जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, वो सब कुछ उस मानव संसाधन के, या मानव पूंजी कह लीजिए, मानव पूंजी कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, उसके जेल में जाने की वजह से उसका न तो परिवार के प्रति जो आर्थिक दायित्व है उसको वो पूरा कर पा रहा है और ना ही जीडीपी में योगदान दे पा रहा है। तो ये बातें समझने के बाद राजनीतिक संदर्भ में बात किया जाए तो कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो नेताओं के खिलाफ है, राजनेताओं के खिलाफ है। जानबूझकर के ऐसे मामलों को लंबित किया जाता है कि अगर उन्हें सजा हो गई तो उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो सकता है। और बिहार में बात कर लीजिए, बिहार के अलावा लगभग सभी पार्टियों में देख लीजिए, राजनीतिक नेतृत्व में आपराधिक पृष्ठभूमि के चेहरे लगातार आ रहे हैं और उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो अपराध का राजनीतिकरण हमें देखने को मिलता है। इससे जो निष्पक्ष चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो प्रभावित होती है और लोगों का तंत्र प्रभावित होता है। तो इससे संबंधित बातों को हमने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।